नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक पुंडेर भी मौजूद है। जहां इजराइल और ईरान के बीच लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, लगातार तमाम देश मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। इसी बीच G7 समिट का आयोजन किया गया है और जी समिट आयोजन से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर सभी तमाम जितने ताकतवर देश हैं वो एक सुर में ये कह रहे हैं कि दोनों देशों में मध्यस्थता होनी चाहिए और इसके साथ ही सभी देश इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। इस समिट में इजराइल का सपोर्ट क्यों किया गया, उसको लेकर विस्तार से चर्चा करेंगे। अभिषेक, जहां एक तरफ लगातार तनाव की स्थिति बनी हुई है, कोई भी बैकफुट पर आने के लिए तैयार नहीं है, चाहे इजराइल की बात कर ले, ईरान की बात कर ले, लेकिन अब जब G7 समिट हुआ है, ऐसे में सभी देश इजराइल का साथ दे रहे हैं और ईरान के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। तो आने वाले समय में क्या आपको लगता है कि ईरान पीछे हटेगा? देखिए, ईरान के पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं है। वो पीछे हट चुका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आप दो चीज़ें समझिए। पहली चीज़, दुनिया का ये नियम है कि ताकतवर के पीछे लोग खड़ा होना पसंद करते हैं, कमज़ोर के पीछे कोई भी खड़ा होना पसंद नहीं करता। दूसरा, आप समझिए कि G7 में देश कौन से हैं। इटली, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका। सारे जितने देश हैं साथ के साथ ताकतवर देश हैं। भारत को भी 2019 के बाद से लगातार बुलाते रहे हैं। पहले ये देश G8 हुआ करते थे, लेकिन रशिया ने जैसे ही यूक्रेन के ऊपर हमला किया तब रशिया को उससे बाहर निकाल दिया गया, तो G7 ये देश रह गए। अब ये G7 देश क्यों कर रहे हैं ईरान की खिलाफत और इजराइल की समर्थन क्यों कर रहे हैं? मिडिल ईस्ट में आते हैं दोनों देश, आपका ईरान हो या फिर आपका इजराइल हो। अब ईरान जहां है वो मतलब फारस की खाड़ी के बिल्कुल नज़दीक लगता है। फारस की खाड़ी से उसका बॉर्डर ईरान का लगता है और दुनिया में जितना भी तेल आयात होता है वो आपका ईरान से हो, वो आपका सऊदी से हो, वो आपका UAE से हो, कतर से हो, ओमान से हो, सारा मतलब दुनिया का जितना तेल निर्यात होता है उसका 20% तेल उस रास्ते से जाता है, उस फारस की खाड़ी से होकर जाता है। ईरान अगर इजराइल के ऊपर हमला करेगा तो दोनों के बीच का जो दूरी है वो लगभग 2000 किलोमीटर का है, उसके ऊपर से जाएगा वो। अगर वो तेल का जो आयात है वो प्रभावित अगर होगा तो जाहिर सी बात है कच्चे तेल की जो कीमत है वो बढ़ेगी। आज की अगर मैं आपको बात करूं, मौजूदा वक्त में $63 प्रति बैरल की कच्चे तेल की कीमत है। लेकिन ये दोनों देश अगर युद्ध में चले जाते हैं तो अनुमान ऐसा है कि लगभग $100 प्रति बैरल तक ये कीमत पहुंच जाएगी। 1.5 गुना अगर ये कीमत बढ़ती है, जाहिर सी बात है हर देश में महंगाई बढ़ेगी। भारत एक बार जो पहले मंदी भारत में आई थी उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि ईरान और इराक के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, तो तेल का जो आवाजावी थी वो बंद हो गई थी। अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी, फ्रांस में महंगाई बढ़ेगी, हिंदुस्तान में महंगाई बढ़ेगी, चाइना में महंगाई बढ़ेगी, रशिया में महंगाई बढ़ेगी। महंगाई अगर बढ़ेगी तब सरकारों का तख्ता पलट आपने देखा होगा होता हुआ कि महंगाई के दौरान हमारे यहाँ भी प्याज को लेकर एक सरकार बदल गई थी, एक प्याज के लिए। तो पहला कारण तो ये है कि महंगाई स्थिर रहे, इसलिए इजराइल का समर्थन इन सारों देशों ने किया है। दूसरा पॉइंट समझिए, जितने भी मिडिल ईस्ट के देश हैं उसमें ईरान को छोड़ दीजिए, इजराइल जो है वो पूरी तरीके से अमेरिका उसके साथ है। अमेरिका के बहुत सारे बेस इजराइल के भीतर हैं, बहुत सारी प्रोडक्शन हथियारों की फैक्ट्रियां उसके भीतर हैं। आप अभी मिडिल ईस्ट के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति गए थे, वो ओमान हो, वो कतर हो, वो सऊदी अरब हो या जितने भी UAE हो, जितने भी ये देश हैं, इन देशों की जो सुरक्षा की गारंटी है वो किसके पास है? अमेरिका के पास है। अमेरिका के यहाँ आर्मी बेस किसी देश में है, किसी देश में एयरफोर्स का बेस है, किसी देश में नेवल का बेस है। और अमेरिका के जो वॉरशिप्स हैं वो इस फारस की खाड़ी में अक्सर हमेशा तैनात रहते हैं काउंटर में ईरान की फोर्सेस के, जिससे कि ईरान उस व्यापार के मार्ग को बंद ना कर सके, अवरुद्ध ना कर सके। हालांकि कल ईरान की तरफ से कोशिश की गई, क्योंकि एक प्लेन को रास्ता तो दिखता नहीं है, पानी पानी दिखता है, तो GPS बहुत ज़रूरी हो जाता है वहाँ प्लेन को किसी भी जहाज़ को रास्ता दिखाने के लिए। उस GPS को कंट्रोल करने की ईरान ने कोशिश की, हालांकि उसे काउंटर किया गया, फिर जहाज़ों को सही दिशा दिखाई गई। तो पहला कारण, ताकतवर देश के पीछे सब खड़ा होना चाहते हैं। दूसरा, मिडिल ईस्ट की सुरक्षा की गारंटी जो है वो अमेरिका ने ली हुई है। आर्मी बेस, नेवल बेस और एयर बेसिस अमेरिका के मिडिल ईस्ट के देशों में है, इन जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं इनमें है। अब तो सीरिया ने भी खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर दिया है, क्योंकि सीरिया का जो आतंकी था अल सूरा, 10 मिलियन का इनाम अमेरिका ने इसके ऊपर रखा था, लेकिन ट्रंप आते हैं, उससे हाथ मिलाते हैं और हैंडसम मैन बोलकर उसे चले जाते हैं, इसीलिए कि सीरिया भी इजराइल को मान्यता दे। अब तक सीरिया इजराइल को मान्यता नहीं देता था।
शुरुआत में ईरान भी नहीं देता था, लेकिन जब वहाँ 1953 में सरकार बदली, अमेरिका के पिट्ठू सरकार वहाँ पर बनी, तो मान्यता दे दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर से जब 1979 के बाद यहाँ कट्टरपंथियों की सरकार आई, उस सरकार के बाद फिर इन लोगों ने इजराइल को मान्यता देना बंद कर दिया। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, यही कारण है कि G7 अब खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़ा है, क्योंकि जिस तरीके से इनका विवाद है दोनों देशों का, और इजराइल को ऐसा खुले तौर पर लगता है कि अगर ईरान ने परमाणु बना लिया तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को अस्थिर करने की कोशिश करेगा। मिडिल ईस्ट में मुस्लिम देश जितने भी हैं, उनका रहनुमा, उनका सर्वे सर्वा बनने की जो लड़ाई है वो सऊदी अरब और ईरान के बीच है। सऊदी अरब किसके साथ है? सऊदी अरब अमेरिका के साथ है। अभी भी $600 बिलियन की डील करके गए हैं। कतर से $1.2 ट्रिलियन की डील अमेरिका करके गया है मिडिल ईस्ट की जब यात्रा अमेरिका की हुई थी। तो ये देश सुरक्षित रहे। अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो इन देशों को धमकी देगा। शायद अभिषेक इसीलिए बैठक में ये भी कहा गया था कि ईरान को परमाणु बम रखने का कोई भी हक नहीं है, सभी देश ने यही कहा था। देखिए, इसके पीछे भी शावनी अमेरिका ही है। जब यहाँ बराक ओबामा आते हैं, वो ईरान के साथ एक डील करते हैं कि भाई आप न्यूक्लियर रिएक्टर बना सकते हैं जिससे कि आप अपनी बिजली बना सकें। आप यूरेनियम को 3% से 5% तक जो है एनरिच कर सकते हैं। इसके एवज में हम आपके ऊपर से प्रतिबंध हटा रहे हैं। और फिर ट्रंप आते हैं। ट्रंप उस जो समझौता होता है जिसमें 5 देश शामिल होते हैं, उस समझौते से बाहर आ जाते हैं कि तुम बिल्कुल नहीं बनाओगे। पहली चीज तो आप ये समझिए कि भारत ने भी जब परमाणु बनाया था तो अमेरिका ने हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाए। पाकिस्तान को नहीं बनाने देना चाहता था। अमेरिका मोनोपोली चाहता है परमाणु हथियार पर अपनी। जिस तरीके से उसने सर्वनाश किया जापान में, नागासाकी और हिरोशिमा में जो दो बम दागे थे, शायद उसके बाद अमेरिका ये समझता है कि परमाणु से नुकसान बहुत ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ईरान भी ये समझता है कि ईरान के पास अगर न्यूक्लियर वेपन आ गया तो वो बार्गेनिंग वाली स्थिति में आ जाएगा। अमेरिका से वो बार्गेन कर सकेगा, इजराइल से वो बार्गेन कर सकेगा, और उसकी जो संप्रभुता है उसको भी वो खतरे में नहीं डाल पाएगा। और जो कू होता है, जो तख्तापलट देश में होता है, उससे भी बचा जा सकता है। यहाँ पर अगर आप स्टडी करें नॉर्थ कोरिया के केस की, नॉर्थ कोरिया में अमेरिका लगातार सरकारों को अस्थिर करने की साजिश रचता रहता था। लेकिन जैसे ही नॉर्थ कोरिया ने परमाणु का कार्यक्रम पूरा कर लिया, परमाणु बम बना लिया, उसके बाद आपने कभी भी अमेरिका का जिक्र सुना है नॉर्थ कोरिया में? पाकिस्तान को ले लीजिए, पाकिस्तान अक्सर हिंदुस्तान को जरूर धमकी देता रहता है, लेकिन वहाँ कोई तख्तापलट जैसी बात हो वैसा नहीं होता है। यूक्रेन जब अलग नहीं हुआ था, यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था 1991 से पहले, तो यूक्रेन के पास भी बहुत सारे परमाणु बम हुआ करते थे। लेकिन यूएसएसआर टूटा, 15 देश बने, तब अमेरिका की तरफ से ये संतुष्टि दी गई और उसके सारे परमाणु हथियार नष्ट करवा दिए गए कि भाई हम तुम्हारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और आज देख लीजिए कि यूक्रेन किस स्थिति में है। अमेरिका भी हाथ पीछे खींचकर खड़ा है। अगर आज यूक्रेन के पास परमाणु हथियार होता तो वो रूस से बराबर की लड़ाई लड़ सकता था, और रूस जिस तरीके से अपनी मनमर्जी यूक्रेन में दिखा रहा है उस तरीके से नहीं कर सकता था। आज रूस यूक्रेन के 5 हिस्सों को कब्जा कर चुका है, जिसमें जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ईरान इन तीनों चारों देशों की जो थ्योरी है उसे समझ चुका है कि अगर हमारे पास, मतलब ईरान के पास परमाणु होगा तो बार्गेनिंग वाली स्थिति में जा पाएगा और कोई दूसरा देश उसे डरा धमका नहीं पाएगा। तो मेरे हिसाब से अमेरिका कोई नहीं होता है जो ये तय करे कि किस देश को परमाणु रखना है, किस देश को परमाणु नहीं रखना है। ये उस देश की अपनी संप्रभुता को लेकर, उस देश की अपनी जरूरत को लेकर ये राय होनी चाहिए उस देश की कि वो परमाणु बम बनाए या ना बनाए। अमेरिका कोई नहीं होता है इसमें कि ये तय करने वाला। बिल्कुल। और अभिषेक, आखिरी सवाल कि आपको लगता है कि G7 समिट में जिस तरीके से इजराइल का साथ दिया गया है, आने वाले समय में क्या जल्दी ये युद्ध रुकने के कोई भी आसार है? युद्ध रुकने के आसार पूरे हैं, लेकिन छुटपुट हमले चलते रहेंगे जैसा मुझे लगता है। क्योंकि कल ही जो राष्ट्रपति हैं ईरान के, मसूद पजेश्कियन, उन्होंने कहा है कि अगर ये सऊदी अरब, कुवैत, कतर, ये देश अमेरिका पर दबाव बनाते हैं और उस दबाव से इजराइल हमारे ऊपर जो हमले कर रहा है उन्हें रोकता है, तो फिर हम जो अमेरिका डील ऑफर कर रहा है उस डील में लचीलापन देने के लिए तैयार हैं। मतलब ईरान घुटनों पर आ चुका है। जिस तरीके से अंधाधुंध जो हमले इजराइल की तरफ से ईरान पर किए गए, उनसे वो बैकफुट पर है। तस्वीरें आपने देखी होंगी किस तरीके से एक न्यूज़ एंकर न्यूज़ पढ़ रही थी, उसके उस ऑफिस पे आकर जो हमला होता है। हालांकि फिर बाद में वो दोबारा फिर कंटिन्यू अपनी न्यूज़ को करती है। लेकिन ये डील भी मैं आपको बता दूं, जो काम बराक ओबामा नहीं कर पाए अपनी डील में, बैलिस्टिक मिसाइलों की, एक बैलिस्टिक मिसाइलों का ऐसा कहा जाता है रिपोर्ट्स में कि 2 लाख के करीब बैलिस्टिक मिसाइलें ईरान के पास हैं। और वो बैलिस्टिक मिसाइलें इतनी ताकतवर हैं
कि वो 2000 किलोमीटर की दूरी तय करके ईरान को खत्म कर सकती हैं। और ईरान बहुत छोटा सा देश है, विड्थ ईरान के पास नहीं है। मतलब आप देखेंगे कि पट्टी में जिस तरीके से है, इस तरीके से इजराइल ही नहीं है। चौड़ाई उसके पास नहीं है। और युद्ध लड़ने के लिए किसी भी देश को चौड़ाई ज़रूर चाहिए होती है। वही जो फीडबैक मतलब परिस्थिति अनुकूल नहीं है, पाकिस्तान के साथ भी वैसा ही है, वैसा ही इजराइल के साथ भी है। और जैसे कि ये देश अब इन्होंने ऐलान किया, इससे पहले ही मुझे लगता है कि पजेश्कियान घुटनों पर आ चुके हैं और वो कह चुके हैं, मतलब खुले तौर पर कोई नहीं कहेगा क्योंकि अपने देश के लोगों की भावनाएं भी हैं, उनको भी समझना है, कल को घर में भी विरोध होगा। तो ये कहा है कि ये तीनों चारों देश जो मुस्लिम देश हैं वो अमेरिका पर दबाव बनाएं और अमेरिका कहे इजराइल को कि हमले रोके, फिर हम इस डील को मानने के लिए तैयार हैं। अगर ये डील होती है तो जाहिर सी बात है कि ट्रंप इस डील में यही करेंगे कि आप कोई भी परमाणु कार्यक्रम नहीं चलाएंगे, रिएक्टर के लिए भी आप नहीं चलाएंगे क्योंकि आपके पास तेल बहुत है, बिजली आपको बनानी है, आप तेल से बनाइए। G7 देशों ने भी ये संदेश दिया है। अब बाकी बहुत ताकतवर ये देश हैं, इन देशों की इकोनॉमी बहुत ताकतवर है। ये देश अगर मिले तो मैं मानता हूं कि घंटा भर नहीं लगेगा ईरान को तबाह करने में। बिल्कुल। और क्योंकि ईरान के राष्ट्रपति ने भी साफ ये संदेश दिया था कि अगर इजराइल हमला रोकता है तो ये भी रुक जाएंगे और थम जाएंगे। अब जब G7 समिट के तमाम देश ने भी इजराइल का साथ दिया है और इसके साथ ही साफ साफ ईरान को भी अभिषेक ये संदेश दे दिया है कि परमाणु रखने का हक उनके पास तो एटलीस्ट नहीं है। तो अब ये देखना होगा कि दोनों देशों के बीच क्या जल्द ही युद्ध विराम लगता है या नहीं। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस के साथ।